आगे थ्योरम्स ऑन कॉन्टिन्यूटी। देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है, एफ एंड जी आर टू फंक्शंस विच आर कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू सी। अगर दो कंटिन्यूअस फंक्शन है तो हम उनका एडिशन देखेंगे या सब्ट्रैक्शन देखेंगे या मल्टीप्लीकेशन देखें, डिवीजन देखें, ये सब का सब कंटिन्यूअस होता है वहां पे। बस ये याद रखना कि डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। अगर दो फंक्शन कंटिन्यूअस है तो उनके जो भी कॉम्बिनेशन होते हैं, पॉसिबल कॉम्बिनेशन, वो सब कंटिन्यूअस होते हैं। और बस हमें इतना याद रखना होता है कि एफ एक्स अपॉन जी एक्स के केस में डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। ये बात समझने में कोई डाउट है तो पूछ लो अभी मुझे। नहीं सर। ठीक है। अच्छा, दूसरा केस क्या बोलता है कि सपोज अगर एक फंक्शन कंटिन्यूअस है और दूसरा डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है, तो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन तो श्योरली डिसकंटिन्यूअस होने वाला है। मतलब जैसे सपोज मैं बोल रहा हूं कि एक फंक्शन है एफ एक्स है कंटिन्यूअस, यार इसको थोड़ा सा कलर चेंज, सपोज एफ एक्स है कंटिन्यूअस, तो एफ एक्स कंटिन्यूअस होने का मतलब क्या हुआ कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ एक्स मस्ट बी सम एफ ए। और सपोज जी एक्स है डिसकंटिन्यूअस, तो हम बोलेंगे कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए जी एक्स जो है वो जी ए के इक्वल नहीं होना चाहिए, तो मैंने इसको जी ए प्लस सम लैम्डा कर दिया। कभी कभी वो हो सकता है डिफाइन ही ना हो वहां पे, बट मैंने फॉर द टाइमिंग ऐसा अज्यूम किया कि वो सपोज जी ए प्लस लैम्डा आ रहा है, मतलब वो डिसकंटिन्यूअस है, इसलिए लिमिटिंग वैल्यू और फंक्शन का वैल्यू सेम नहीं होगा। ठीक है, ऐसा मैंने मान लिया। अब अगर मैं एक नया फंक्शन डिफाइन करता हूं से एच एक्स दैट इज सम एफ एक्स प्लस जी एक्स, और मुझे चेक करना है कि क्या ये x इक्वल टू ए पे डिसकंटिन्यूअस है या कंटिन्यूअस है, तो मैं बोलूंगा कि भाई पहले तो फंक्शन का वैल्यू निकालो। फंक्शन का वैल्यू निकालोगे तो ये आ जाएगा एफ ए प्लस जी ए। और दूसरा मैं बोलूंगा कि भाई इसका लिमिट निकालो, तो तुम बोलोगे लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एच एक्स कैलकुलेट करते हैं, तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू एच एक्स करोगे तो ये हो जाएगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ एक्स प्लस लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एक्सटेंडिंग टू ए जी एक्स। तो हमें पता है कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू एफ एक्स का वैल्यू तो एफ ए आ जाता है, बट जी एक्स का वैल्यू जी ए प्लस लैम्डा आ जाता है। तो यहां से हमें क्लियरली पता चल रहा है कि जो लिमिटिंग वैल्यू है और ये जो फंक्शन का वैल्यू है, ये दोनों वैल्यूज इक्वल नहीं है। हाँ सर। या अगर हम एफ एक्स माइनस जी एक्स भी करते तब भी ऐसे ही होता। लेकिन ये बोल रहा है कि जो एफ एक्स इंटू जी एक्स है ना, वहां थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। मतलब ये तो श्योर सी बात है कि एडिशन वाला फंक्शन और जो सब्ट्रैक्शन से जो फंक्शन बनेगा वो दोनों तो श्योरली डिसकंटिन्यूअस होंगे। बट अगर हम प्रोडक्ट फंक्शन की बात करें, यानी कि एफ एक्स इंटू जी एक्स की बात करें, तो क्या गड़बड़ होगी। देखते हैं हम पहले प्रोडक्ट फंक्शन का वैल्यू, तो ये आ जाता है एफ ए इंटू जी ए। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो अभी मैं लिखने वाला हूं यहाँ पे। अब अगर मैं निकालता हूं लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए पी एक्स, ये निकालता हूं, तो ऑब्वियस सी बात है कि यहां पे भी जब तुम लिमिटिंग वैल्यू डालोगे तो ये आ जाएगा एफ ए इंटू इधर आ जाएगा जी ए प्लस लैम्डा। देखो जनरली तो ये डिसकंटिन्यूअस ही होगा। अगर हम देखें पूरा मल्टीप्लाई करके ओपन करेंगे तो जो यहां से वैल्यू आने वाली है और जो ऊपर वाली वैल्यू है वो दोनों सेम नहीं है। तो मैं क्या बोलूंगा कि जनरली it is discontinuous, but if the value of continuous function is zero, जो भी कंटिन्यूअस फंक्शन है अगर उसका वैल्यू जीरो आ गया, then product function will be continuous. अब जरा समझ के देखो मैंने क्या बोला है कि अगर एफ ए का वैल्यू जीरो हो गया
तो 0 इंटू GA करोगे तो भी 0 आएगा, और यहाँ पे 0 इंटू जो दूसरा करोगे वो भी 0 आ जाएगा। पॉइंट समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? ये एक्सेप्शनल केस है और सर तो fx वाला फंक्शन हमेशा ही 0 होना चाहिए? नहीं, ये हमें याद रखना है कि fx वाला फंक्शन अगर 0 हुआ ओनली इन दैट केस, मतलब जो कंटिन्यूअस फंक्शन अगर वो 0 हुआ ओनली इन दैट केस प्रोडक्ट फंक्शन जो है कंटिन्यूअस होगा, अदरवाइज इट इज ऑलवेज डिसकंटिन्यूअस। सर मतलब उस पॉइंट पे सिर्फ हाँ सिर्फ कंटिन्यूअस होगा? हाँ। अच्छा ठीक है। ये बात आ रही है समझ में? हाँ सर। इस पे जेई में 2-3 बार क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए मैंने इसको मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट करके डाल दिया। तुम लोग भी चाहो तो अपने उसमें डाल लेना। सर ये सब बुकलेट में लिखा हुआ है क्या? हाँ लिखा तो है। ठीक है सर। यही लिखा हुआ है, ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना इधर, इसी पॉइंट में लिखा हुआ है। फिर थर्ड पॉइंट पे आते हैं। थर्ड पॉइंट क्या बोलता है कि अगर दोनों ही फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है तो भाई प्रोडक्ट फंक्शन के लिए कुछ भी नहीं बोला जा सकता, बट एडिशन और सब्ट्रैक्शन में क्या होगा? एटमोस्ट कैन बी। एटमोस्ट का मतलब समझना, एटमोस्ट का मतलब ये है कि जनरली तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों ही डिसकंटिन्यूअस होंगे, लेकिन अगर कंटिन्यूअस हुआ तो दोनों में से कोई एक हो सकता है, दोनों नहीं हो सकते। सर क्या? मैं बोल रहा हूं कि अगर fx और gx दोनों ही डिसकंटिन्यूअस है तो इनके एडिशन और सब्ट्रैक्शन से मैंने दो फंक्शन बना लिए। जनरली दोनों ही फंक्शन डिसकंटिन्यूअस रहेंगे जनरली, लेकिन अगर कंटिन्यूअस हुआ तो दोनों में से कोई एक हो सकता है, दोनों कभी कंटिन्यूअस नहीं हो सकते। अच्छा ठीक है। अच्छा इसको चलो प्रूफ भी कर लेते हैं। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि सपोज fx और gx दोनों डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है, तो मैं यहाँ पे ऐसा बोल रहा हूँ कि fx भी डिसकंटिन्यूअस और gx भी डिसकंटिन्यूअस, दोनों ही डिसकंटिन्यूअस है। तो इसका मतलब सीधा सीधा क्या हुआ कि अगर मैं fa का लिमिटिंग वैल्यू देखूंगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू fx देखूंगा, तो ऑब्वियसली fa के इक्वल नहीं आना चाहिए, कुछ प्लस माइनस करके कुछ वैल्यू आ रही होगी। और ऐसा ही जब मैं देखूंगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए gx, तो उसका वैल्यू भी क्या होगा कि वो ga नहीं आना चाहिए बल्कि कुछ और आना चाहिए। ठीक है। अब अगर मैं fx प्लस gx बनाऊं, fx प्लस gx, और इसका लिमिटिंग वैल्यू निकालूं, लिमिटिंग वैल्यू एट x इक्वल टू ए, तो वो वैल्यू क्या आ जाएगी? fa प्लस ga प्लस लैम्डा प्लस म्यू। और अगर मैं fx माइनस gx बनाऊंगा और मैं उसका लिमिटिंग वैल्यू निकालूंगा, तो वो क्या आ जाएगा? वो आ जाएगा fa माइनस ga प्लस लैम्डा माइनस म्यू, ऐसा आ जाएगा। और ध्यान से देखो कि यहाँ पे जो वैल्यू fa प्लस जी है और ये लिमिटिंग वैल्यू दोनों ऑब्वियसली इक्वल नहीं आने वाली है, यहाँ पे भी लिमिटिंग वैल्यू इक्वल नहीं आने वाली है। अब फंक्शन का वैल्यू आना चाहिए इस केस में fa प्लस जी, और इस केस में फंक्शन का वैल्यू आना चाहिए fa माइनस जी। अगर मैं ऐसा बोलता हूं कि सपोज लैम्डा माइनस म्यू 0 हो गया सपोज, तो क्या लैम्डा प्लस म्यू भी 0 हो सकता है? नहीं, या तो लैम्डा माइनस म्यू 0 होगा, तो ये नहीं हो पाएगा। और अगर इसको 0 किया तो फिर लैम्डा माइनस म्यू 0 नहीं हो पाएगा। मतलब दोनों में से कोई एक ही है जो 0 हो सकता है। मतलब अगर किसी को कंटिन्यूअस बनाया जाए तो इन दोनों में से एक ही फंक्शन है जो कंटिन्यूअस बनाया जा सकता है, दोनों को साइमल्टेनियसली कंटिन्यूअस नहीं बनाया जा सकता। जैसे ये वाला क्वेश्चन लिखा हुआ है एग्जाम्पल 35, ये इसका सोल्यूशन देखे बिना ट्राई करो जरा। अब देखो एक केस
ये बनता है कॉन्टिन्यूटी ऑफ कॉम्पोजिट फंक्शन। इसको थोड़ा ध्यान से समझना। सर एक बार कर ले दो। अच्छा, वो नोट करना है क्या? दिया है ना वो? बुकलेट में दिया हुआ है वैसे। हाँ सर ठीक है सर। कॉन्टिन्यूटी ऑफ कॉम्पोजिट फंक्शन समझना, जैसे एक फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ जी एक्स ले लो या जी ऑफ एफ एक्स ले लो। चलो मैंने लिया है जी ऑफ एफ एक्स, और मुझे इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है एट एक्स इक्वल टू ए, ऐसे चेक करना है। तो हम कैसे चेक करेंगे? तो देखो भाई, अगर ये पूरा फंक्शन हमें कंटिन्यूअस करना है तो सिंपल सी बात है कि एट एक्स इक्वल टू ए अगर चेक करना है तो पहले एक्स का वैल्यू कहाँ जाएगा? पहले वो जाएगा एफ एक्स के पास। तो हम बोलेंगे कि एफ एक्स मस्ट बी कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए। सबसे पहली बात तो यही हो गई, है ना? और दूसरी बात क्या है कि जब एफ एक्स कंटिन्यूअस आ गया तो कंटिन्यूअस में उसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए? एफ ए आनी चाहिए। तो मैंने सबसे पहले तो ये बोला कि जो अंदर वाला फंक्शन है सबसे पहले तो यही कंटिन्यूअस होना चाहिए, एफ एक्स मस्ट बी कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए। अब जब ये कंटिन्यूअस होगा तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा? एफ ए। तो जी वाला जो फंक्शन है वो एफ ए पे कंटिन्यूअस होना चाहिए। तो मैं बोलूंगा कि जी एक्स मस्ट बी कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू जी ए, सॉरी एट एक्स इक्वल टू एफ ए। ये दोनों कंडीशन साइमल्टेनियसली ट्रू होगी तब हम बोलेंगे कि जी ऑफ एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए। ये बात समझ में आई? हाँ। दोनों में से कोई भी एक वैल्यू गड़बड़ हो गई या एक डेफिनेशन गड़बड़ हो गई इधर से उधर तो ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। ओवरऑल फंक्शन कंटिन्यूअस करने के लिए अंदर वाला फंक्शन यानी कि एफ एक्स मस्ट बी कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए एंड जी एक्स मस्ट बी कंटिन्यूअस एट एफ ए एक्स इक्वल टू एफ ए। हाँ सर ठीक है ना? हाँ सर। हाँ सर। सर वो थोड़ा पुअर कनेक्शन है इसलिए आवाज थोड़ी कटेगी मेरी। सुनाई दे रहा है? सुनाई दे। तो अब क्वेश्चन नंबर 41 जरा खत्म कर दो। हेलो हेलो। हाँ बोलो। सर मुझे 41st का सेकंड पार्ट नहीं आया। नहीं है? अच्छा, जी ऑफ एफ एक्स की डिसकंटिन्यूटी। तो तुम पहले एफ एक्स की चेक कर लो, वो कहाँ पे बोल रहा है? एक्स इक्वल टू हाफ पे। तो एक्स इक्वल टू हाफ पे पहले एफ एक्स को देखो कि वो कंटिन्यूअस है या नहीं है। अगर एक्स इक्वल टू हाफ रखोगे एफ एक्स में, यहाँ पे देखो मैं एफ ऑफ हाफ का वैल्यू निकालूंगा। अच्छा सर समझ गया सर, समझ गया सर, समझ गया। हेलो समझा ना? हाँ सर। सर तो वो 0 आता है एंड जी एक्स 0 पे कंटिन्यूस नहीं है। हाँ एग्जैक्टली। अब जब तुम बोलोगे सिंस जी एक्स इज not continuous at x equal to 0, therefore g of fx is discontinuous at x equal to half. Continuity and interval में सबसे पहला पॉइंट क्या बोल रहा है वो? फंक्शन एफ इज सेड टू बी कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटर सॉरी ओपन इंटरवल ए टू बी इफ एफ इज कंटिन्यूअस एट ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ ए टू बी। अगर ए टू बी के हर एक ए टू बी के बीच में हर पॉइंट पे फंक्शन कंटिन्यूअस है तो हम बोलेंगे कि हाँ भाई पूरे इंटरवल में कंटिन्यूअस है। इसमें कोई स्पेशल बात नहीं थी, हमें पहले ही पता थी कि ऐसा होता है। दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट ये है कि अगर हम क्लोज इंटरवल की बात करेंगे, मतलब कि इसकी बात करेंगे, तब क्या हो रहा होगा? तो हम बोलेंगे कि इसके लिए फंक्शन को पहली बात तो ओपन इंटरवल में कंटिन्यूअस होना चाहिए और दूसरी बात है कि एंड पॉइंट पे कंटिन्यूअस होना चाहिए। ठीक है ना? ओपन इंटरवल ए टू बी में कंटिन्यूअस होना चाहिए। एंड पॉइंट कौन से? ए है तो ए पे हमें लेफ्ट साइड से कंटिन्यूटी चेक करनी पड़ेगी और बी पे हमें राइट साइड से कंटिन्यूटी चेक करनी पड़ेगी। ये बात समझ में?
मुझे उन दोनों में डिफरेंस नहीं समझा सर। मतलब देखो, अगर ओपन इंटरवल की बात हो रही होगी तो तुम क्या बोलोगे कि ए और बी पे तुम्हें कोई मतलब नहीं कि वहां पे क्या है और क्या नहीं है, फंक्शन डिफाइन भी है या नहीं है। ए अच्छा और हाँ, ओ बीच हाँ, समझ गया सर, समझ चाहिए। गया सर, मैं दोनों में ए हो गया समझ में आया था। हाँ ना। सर। और अगर वो हाँ। क्लोज इंटरवल की बात कर रहा होगा तो ए पे हम चेक करेंगे राइट साइड से कॉन्टिन्यूटी, और बी पे हम चेक करेंगे लेफ्ट साइड से कॉन्टिन्यूटी, और ओपन इंटरवल पे तो चेक करना ही करना पड़ेगा। सर अगर ए पे भी वो कंटिन्यूस है तो हाँ लेफ्ट एंड राइट दोनों से नहीं चेक करना पड़ेगा? भाई, ए तुम्हारा बाउंड्री पॉइंट है ना, तो ए पे लेफ्ट साइड से तो तुम चेक ही नहीं कर पाओगे ना। अच्छा सर, तो वो, अच्छा ठीक है सर, ठीक। बाउंड्री पॉइंट पे वन साइडेड अप्रोप्रिएट लिमिट चेक करनी पड़ती है। हाँ 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 आया ना समझ में। सर, वो याद है सर, पर मतलब अगर वो इंटरवल दिया है हाँ पर तो हाँ, भी मतलब ऐसा हो सकता है ना कि वो बाउंड्री के बाहर भी फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है। कर रहा होगा, हमें उससे मतलब ही नहीं है। हमें बस ए पे अगर चेक करना है, ए से अगर स्टार्ट हो रहा है तो ए के राइट साइड पे देखना है, और बी पे अगर वो एंड हो रहा है तो बी के लेफ्ट साइड पे देखना है। हमें यहाँ पे कोई मतलब नहीं कि बी के इधर क्या हो रहा है और ए के इधर क्या हो रहा है, उससे मतलब नहीं है। ओके सर। ठीक है। हाँ सर। मतलब हो सकता है कि ए के जस्ट पहले फंक्शन हो सकता है डिसकंटिन्यूअस हो, ऐसा जा रहा हो, लेकिन हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हमें ए से बी के बीच में देखना है, तो ए से स्टार्ट करके बी तक जाना है, यानी ए के राइट साइड देखना है और बी के लेफ्ट साइड देखना है। तो ए का राइट कंटिन्यूअस और बी का लेफ्ट कंटिन्यूअस होना जरूरी है। हम्म, ठीक है ना। हाँ सर, हाँ सर। अब प्रॉब्लम ये आती है कि जब ये ओपन इंटरवल की बात करता है तो ए से बी के बीच में तो यार इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स होंगे। तो हम क्या उन इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स पे जाकर के चेक करेंगे? तो ऑब्वियस सी बात है कि वहां पे इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स में तो चेक करेंगे नहीं। हम क्या करेंगे कि हम कुछ कुछ थ्योरम्स याद कर लेते हैं। क्या याद कर लेते हैं थ्योरम्स में? जैसे हम पहली बात ये याद कर लेते हैं कि जितने भी पॉलिनोमियल फंक्शन है, ये पॉइंट याद कर लो, जितने भी पॉलिनोमियल फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, लॉगरिथमिक फंक्शन है, ठीक है, ये सब अपनी डोमेन में, इवन आईडीएफ भी अपनी डोमेन में कंटिन्यूअस होते हैं। अच्छा, अब हमें कहाँ कहाँ पे चेक करना चाहिए? अगर हमें इंटरवल में चेक करना तो हमें कहाँ कहाँ पे चेक करना चाहिए? सबसे पहली बात कि जहां पे भी डेफिनेशन चेंज हो रहा होगा फंक्शन का, वहां पे चेक करना चाहिए। ठीक है। अगर कभी फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एफ एक्स टाइप का फंक्शन बन जाए तो चांसेस हैं कि जहां पे एफ एक्स इंटीजर हो रहा होगा वहां पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो सकता है। हाँ। या अगर इंटीग्रल पार्ट ऑफ एफ एक्स बन जाए उसके लिए भी यही चांसेस हैं। ठीक है ना। तो दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा है कि जब भी फ्रैक्शनल पार्ट या इंटीग्रल पार्ट ऑफ एफ एक्स होगा तो तुम्हें वो सारे पॉइंट चेक करने जहां पे एफ एक्स इंटीजर बन रहा होगा। ठीक है। थर्ड पॉइंट में अगर कभी सिग्नम ऑफ एफ एक्स बन रहा है तो सिग्नम ऑफ एफ एक्स में क्या हो जाता है कि जब एफ एक्स जीरो हो रहा होगा, क्योंकि सिग्नम वाला फंक्शन वहीं पे डिसकंटिन्यूअस होता है, तो अगर सिग्नम ऑफ एफ एक्स का केस होगा तो वो पॉइंट चेक करने होंगे जहां पे एफ एक्स जीरो बन रहा होगा। ठीक है। सर पर ये फंक्शन तो कंटिन्यूस होगा ही नहीं ना? कौन सा वाला? सिग्नम। अरे वैसे तो ये फंक्शन भी कंटिन्यूअस नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, अगर हम केवल ऐसे ही सोच रहे हो अच्छा। तो वैसे तो नहीं होना चाहिए, लेकिन डिपेंड करता है, कभी कभी हो सकता हो भी जाए। वो उसमें डिपेंड करता है कि सिग्नम के अंदर फंक्शन कौन सा यूज हो रहा है। सर वो अगर इंटरवल दिया रहेगा तो? हाँ, ठीक है सर। तो उस पर भी कभी कभी डिपेंड करता है। ठीक है। अगर कभी फंक्शन ऑफ फंक्शन का केस हो तो हमें चेक करना पड़ेगा कि इसके अंदर वाला फंक्शन जी एक्स, उसके जितने भी पॉइंट है डिसकंटिन्यूटी के, वो वहां पे चेक करना पड़ेगा। उसके अलावा एफ का अगर डिसकंटिन्यूटी वाला पॉइंट सी है तो हमें देखना पड़ेगा कि जी एक्स अपना सी कहां पे वैल्यू ले रहा है, वहां पे चेक करना पड़ेगा। ये बातें समझ में आ रही है? सर ऐसा क्यों? आप समझा सकते हो? लास्ट पॉइंट वही है, जैसे अभी हमारा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एफ एक्स है सपोज, तो हम पहले तो ये देखेंगे कि भाई एफ एक्स कहाँ कहाँ पे डिसकंटिन्यूअस हो रहा है, पहले तो हमें यही चेक करना पड़ेगा। फिर हम ये देखेंगे कि हाँ भाई फ्रैक्शनल पार्ट जो होता है वो इंटीजर पे डिसकंटिन्यूअस होता है ना, तो हम देखेंगे कि फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर वाला फंक्शन जो है वो कहाँ कहाँ पे इंटीजर हो रहा है,
वहां पे भी डिसकंटिन्यूअस होने के चांसेस है। हाँ ओके तो ये वही एफ ऑफ जी एक्स वाला केस हो गया या जी ऑफ एफ एक्स वाला केस हो गया कि पहले अंदर वाले की डिसकंटिन्यूटी चेक करो, फिर बाहर वाला जहां जहां पे डिसकंटिन्यूअस हो रहा है एफ एक्स को उससे इक्वेट करके देखो। तो मैंने वो फोर्थ पॉइंट है वो जनरलाइज कर दिया। ये 2-3 तो स्टैंडर्ड फंक्शन थे, फोर्थ पॉइंट को मैंने जनरलाइज कर दिया है। अभी क्लियर है? हाँ सर। अच्छा, अब जैसे हमारे पास ये एग्जाम्पल 36 है, एक एग्जाम्पल हम करते हैं, वैसे इतना बड़ा एग्जाम्पल कभी आता नहीं है, लेकिन सपोज हमारे पास एग्जाम्पल 36 है, उसने पता नहीं क्या किया है, इसको बहुत बड़ा सा कुछ लिख दिया है। एग्जाम्पल 36 लिखा हुआ है हमारे पास, सपोज एफ एक्स इक्वल टू, यहाँ पे उसने डिफाइन किया हुआ है इंटीग्रल पार्ट ऑफ 2x फॉर ऑल x लाइंग बिटवीन 0 to 1, और यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 3x इंटू सिग्नम ऑफ माइनस x फॉर ऑल x लाइंग बिटवीन 1 to 2। तो सपोज मैं ये बोलता हूँ कि इसके बीच में जितने भी पॉइंट हैं पहले तो वो हमें निकालना है और हर एक पॉइंट पे हमें उसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है। काफी बड़ा सा क्वेश्चन बनेगा, लेकिन एक क्वेश्चन सॉल्व करके हम काफी कुछ कर लेंगे। तो हम पहले क्या बोल रहे हैं कि हम वो सारे के सारे पॉइंट देखें कहाँ कहाँ पे चेक करना होगा। तो देखो, पहले तो तुम ये देख लो कि कौन से पॉइंट पे चेक करना चाहिए। बाउंड्री पॉइंट में एक पॉइंट आता है 0, फिर जहां पे डेफिनेशन चेंज हो रही है वो वाला पॉइंट आ रहा है 1, और एक और बाउंड्री पॉइंट आ रहा है वो 2। इतने पॉइंट तो आ गए अपने पास। ये तो 3 पॉइंट वो हो गए जो बेसिक हमें दिख जाते हैं कि 0 बाउंड्री पॉइंट है, 2 बाउंड्री पॉइंट है, और 1 वो वाला पॉइंट है जहां पे डेफिनेशन चेंज हो रही है। अब 0 से 1 के बीच में हम देखते हैं कि कौन से पॉइंट होने चाहिए। तो 0 से 1 के बीच में हमें ये देखना पड़ेगा कि 2x जहां पे भी इंटीजर बन रहा होगा वो सारे पॉइंट उठा लो। ठीक है? हाँ सर। तो हम देखेंगे, हाँ सर। हमें दिख रहा होगा कि x कौन सा वैल्यू लेगा। अगर 2 से डिवाइड करोगे तो 0 लेगा, वो ऑलरेडी सिलेक्टेड है। अगर 2x को 1 से इक्वेट करेंगे तो एक वैल्यू आ जाएगा 1/2, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। 2x को 2 से इक्वेट करेंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, मतलब 0 से 1 के बीच में ये वाले 3 पॉइंट आ गए, इससे आगे जाने का कोई सेंस बनता भी नहीं है, तो मैंने इसको तो यहाँ से हटा दिया। अब हम जरा देखते हैं इसके लिए कि ये आगे 1 से 2 के बीच में क्या होगा। तो फिर से क्या आता है कि 3x जहां जहां पे इंटीजर बन रहा होगा वो हमें देखना पड़ेगा। तो मैंने दिखाया 0 1 2 3 4 5 ऐसे करके लिख दिए यहाँ पे, एंड सो ऑन। जब तुम 3 से डिवाइड करोगे तो 0 तुम ले नहीं सकते, 1/3 2/3 3/3 तक तुम नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि वो 0 से 1 के इंटरवल की बात कर रहा है। तो यहाँ पे हम कौन से ले सकते हैं? 4/3 5/3 एंड 6/3 ले सकते हैं। x को जब करोगे तो यहाँ से आ जाएगा 4/3, एक आ जाएगा 5/3, और 6/3 तो 2 अपना आ ही गया है। तो इसके डिसकंटिन्यूअस होने के चांस इतने सारे हो सकते हैं। अच्छा, सिग्नम ऑफ माइनस एक्स करोगे तो वो तो तुम्हारा x इक्वल टू 0 आने वाला है, जो 1 से 2 के बीच में है नहीं। तो हमें इतने पॉइंट्स दिख रहे हैं, वी हैव टू चेक द डिसकंटिन्यूटी एट दीज पॉइंट्स। यहाँ तक क्लियर है? सर हेलो सर, आपने सिग्नम का क्या बोला? सिग्नम ऑफ माइनस एक्स के लिए मैंने बोला कि सिग्नम के अंदर जो भी फंक्शन होता है उसको 0 करना होता है, वहीं पे डिसकंटिन्यूअस हो सकता है वो। सर वो होगा नहीं। हाँ। तो वो तो होगा x वाला आप समझा सकते हो। फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर जो फंक्शन होता है वो जहां जहां पे इंटीजर बन रहा होगा वहां पे इंटीजर। हाँ, तो मैंने वो सारे इंटीग्रल वैल्यूज लिखे, और मैंने यहाँ भाई 0/3 1/3 2/3 3/3 ये सब तो इस इंटरवल में आने वाले हैं नहीं। या अगर 1 यहाँ पे इंक्लूडेड नहीं था तो 1 सपोज यहाँ आ गया, चलो 1 आ गया यहाँ पे, और 4/3 आएगा 5/3 आएगा और 2 आएगा। सिग्नम के लिए कोई वैल्यू आना नहीं है। हाँ। अब हमें चेक करनी है, तो हम कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है, तो हम इतने सारे पॉइंट पे ऑब्वियसली नहीं चेक करने वाले हैं। देखो, ये तुम्हें देखना पड़ेगा, तुम कहाँ देखोगे? बाउंड्री पॉइंट पे। तो 0 पे ये डिसकंटिन्यूअस, क्योंकि 0 बाउंड्री पॉइंट है, और 0 बाउंड्री पॉइंट पे हमें केवल एक साइड की ही कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है, दोनों साइड की नहीं करनी है। तो हम केवल x इक्वल टू 0 पे चेक कर लेते हैं। 0 पे चेक करेंगे तो f0 जो है वो डेफिनेटली 0 आने वाला है। और जब हम RHL फाइंड करेंगे इसका, तो RHL क्या हो जाना चाहिए? लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0। वैसे तुम ग्राफ से भी बना सकते हो, और ये 2 टाइम्स h आएगा। ठीक है, 0 + h करोगे तो 2 टाइम्स h आएगा, तो ये भी क्या आ जाएगा? 0। तो फंक्शन जो है वो 0 पे तो कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, और ग्राफ बना के चेक करोगे तो भी तुम्हें कंटिन्यूअस मिल जाएगा। ठीक है?
x इक्वल टू 1/2 पे श्योरली डिसकंटिन्यूअस होने वाला है क्योंकि स्टेप फंक्शन है ये। हाँ हाँ हमने x को 2x से रिप्लेस कर दिया, ग्राफ देखोगे तो थोड़ा सा श्रिंक हो गया होगा, जो वैल्यू 1 पे आ रही थी अब वो हाफ पे आ रही होगी। ओके हाँ तो यहाँ पे तो हमें क्लियरली पता चल गया कि ये डिसकंटिन्यूअस होगा। ठीक है, अगर नहीं पता चल रहा होता तो हम यहाँ पे LHL RHL करते, लेकिन अभी यहाँ पे तो हमें डायरेक्टली पता चल गया। अच्छा 1 पे क्या है, 1 पे डेफिनेशन चेंज हो रही है, तो चलो 1 पे भी चेक करते हैं। अब x इक्वल टू 1 पे जब तुम जाओगे चेक करने के लिए तो क्या होगा, यहाँ पे LHL चेक करते हैं। LHL क्या होगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 f ऑफ 1 माइनस h। हाँ ठीक है, तो ये आ जाएगा 2 माइनस 2h, ऐसा आ जाएगा। क्लियर है? सर एक मिनट सर। 1 से पहले वाली डेफिनेशन ये है, तो मतलब 1 माइनस एच 2 इंटू 1 माइनस एच। हाँ 2 इंटू 1 माइनस h करेंगे तो वो 2 माइनस 2h आ रहा होगा। सर पर आपने LHL क्यों लिया उधर? अच्छा लेफ्ट हैंड में। सर मुझे वो 2 - 2h नहीं समझा। चलो देखो यहाँ पे क्या होगा, मैं लिखूंगा इसको f ऑफ 1 माइनस h। ठीक है सोहम, हाँ मैंने लिखा f ऑफ 1 माइनस h, ये ठीक है ना? हाँ हाँ तो 1 से पहले वाली डेफिनेशन कौन सी है, ये है। हाँ 2x वाली। और x की जगह पर हमें क्या रखना है, 1 माइनस h। हाँ तो x की जगह पर 1 माइनस h रखो जरा, तो क्या आएगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 हाँ सर 2 माइनस 2h। तो ये वैल्यू क्या आ जानी चाहिए, 1। यार ये नंबर जो है ये लेस देन 2 हुआ ना, हाँ और लेस देन 2। हाँ सर हाँ सर। लेस देन 2 है तो उसका इंटीग्रल पार्ट 1 आएगा। अच्छा अब हम ये देख लेते हैं कि फंक्शन का 1 पे वैल्यू कहाँ कितना आ रहा है। तो तुम ये देखो 1 कहाँ इंक्लूड हो रहा है, 1 तो यहाँ इंक्लूड हो रहा है। अगर 1 मैं यहाँ पे रखूंगा तो मुझे मिलेगा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 3 इंटू सिग्नम ऑफ -1, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 3 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्लियर सी बात है कि LHL और फंक्शन का वैल्यू सेम नहीं आ रहा है, तो फंक्शन यहाँ पे कैसा हो गया, डिसकंटिन्यूअस हो गया। हाँ क्योंकि कंटिन्यूटी के लिए तो फंक्शन का वैल्यू LHL RHL तीनों इक्वल होने चाहिए ना। हमने RHL सॉल्व ही नहीं किया, LHL और फंक्शन का वैल्यू निकाला और वहीं से हमें पता चल गया कि फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। हाँ अच्छा अब कौन सा पॉइंट होता है, हमारे ये 3 पॉइंट खत्म हो गए। अब कौन सा पॉइंट आता है, 4/3। ठीक है, तो 4/3 पे देखो 4/3 पे ये वाला फंक्शन जो है ये डिसकंटिन्यूअस है और 4/3 पे ये वाला फंक्शन कंटिन्यूअस है।